बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में वही बातें करेंगे जो हमने लास्ट वीक भी कही थी, लेकिन जिस तरह से नए हफ्ते का आगाज़ हुआ है हम देख रहे हैं कि सियासी सरगर्मियाँ भी ज़रा थोड़ी एक्टिव होती दिखाई दे रही हैं, तेज़ हो रही हैं। जहाँ सियासी मुलाकातों का जिक्र किया जाए वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ नए इत्तेहाद भी हो रहे हैं। अब ये हुकूमत साजी का ऊँट किस करवट बैठने जा रहा है, क्योंकि हुकूमत साजी का ये अब आखिरी मरहला बताया जा रहा है कि बस अब चीज़ें फाइनलाइज़ हो रही हैं। कुछ ही देर में और कुछ ही दिनों में जो है ये अनाउंसमेंट्स हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी। वो सिचुएशन जो हम 12 दिनों तक देखते आ रहे हैं, 8 फरवरी के बाद से अगर बात करें तो आज 12 दिन हो गए हैं, 19 फरवरी है नाज़रीन। हमें अभी तक सिचुएशन क्लियर होती नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन आज जैसे ही सुबह का आगाज़ हुआ तो बहुत सारी चीज़ें भी सामने आती हुई दिखाई देगी। वो चीज़ें उन जमातों के हवाले से अगर बात करें या फिर उन सीट्स का अगर तस्करा करें जिनको हम ये कह रहे थे कि ये गेम चेंजर साबित हो सकेंगी, उन्होंने भी अब अपना फैसला कर दिया है। नए सियासी इत्तेहाद भी हो रहे हैं। ये इत्तेहाद कितने देर पा होंगे नहीं होंगे ये एक अलग बहस है, लेकिन जो सिचुएशन जिसके हवाले से कहा जाता है कि गेम चेंजर साबित होगी या फिर हुकूमत साजी अब किस तरह से फाइनलाइज होगी, अब उसका आखिरी मरहला इसी हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। सियासी मुलाकातों का जहाँ जिक्र हो रहा है वहीं सियासत के बड़े जो हैं वो भी अपनी जगह छोड़ रहे हैं। कुछ नए मकामात पे उन्होंने जो है पड़ाव डाले हुए हैं। अब इन नए मकामात पे पड़ाव कितने रंग लाने वाले हैं, क्या कुछ नई सियासी मुलाकातें भी मुतवक्के हैं या नहीं है, इस हवाले से बात करेंगे। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से बात करें तो इस वक्त वो मरी में मौजूद हैं, ये भी बताया जा रहा है। ज़रा ये कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ सियासी मुलाकातें भी हों और सियासत के बड़े जिस तरह से जिन्हें हम कहते हैं आसिफ अली जरदारी भी इस्लामाबाद में, तो क्या मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की कोई मुलाकात हो सकती है आने वाले दिनों में, नहीं हो सकती है, या फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी को कायल कर पाएंगे कि वो विफाकी काबीना का हिस्सा बने। बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी जो है वो चीज़ें हैं जो अभी भी कन्फ्यूजन का जो है वो सबब बन रही हैं। ये कन्फ्यूजन कैसे क्लियर होगी, इसको क्लियर करने में सियासत के बड़े कितना अपना जो है वो असर रसूख इस्तेमाल करेंगे, इसको भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। जहां हम सियासी इत्तेहाद की बात करें वहीं कुछ नाराज़गियाँ, कुछ इल्ज़ामात, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही हैं जिनकी तवक्को नहीं की जा रही थी, उन पर भी आज के प्रोग्राम में इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। ये जो इलेक्शंस पर अदम एतमाद नज़र आ रहा है, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आ रहे हैं, जो रिजर्वेशंस नज़र आ रहे हैं, इनको किस तरह से कोप अप किया जाएगा, इसमें कानूनी माहिरीन की राय भी लेना बहुत ज़रूरी है। कानून के हवाले से क्या हमें जो है वो इंडिकेट करता है, क्या हमें इस्लाहात करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन इल्ज़ामात का क्या होगा आने वाले वक्त में। जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ फैसले भी सामने आए हैं, उन पर मबनी गुफ्तगू भी हम करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए सबसे पहले हम ज़रूर ये बात करेंगे कि अब हुकूमत साजी जिस तरह से हम जानना चाह रहे हैं कि आखिरी मरहले में है, अब कौन कौन से नए फैसले मुतवक्के हैं, ये जानने के लिए जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले उनका तारुफ कराते हैं और उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सीनियर एनालिस्ट सज्जाद तरीन साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। लॉ एक्सपर्ट अतीकुर रसूल साहब हमारे साथ मौजूद है। अतीक साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। एंकर पर्सन मंसूर आजम काजी ने भी हमें ज्वाइन किया, आपको भी वेलकम करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर आपसे करेंगे। ये जो हम देख रहे हैं कि 12 दिन गुजर गए हैं, क्योस की सिचुएशन अभी भी है, लेकिन उसके बरक्स कुछ चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत साजी आखिरी मरहले में है, कुछ सियासी इत्तेहाद भी हमारे सामने आ रहे हैं। सर, अब क्या हम ये कह सकते हैं कि सिचुएशन वाज़े हो गई है, इलेक्शन के बाद जो हम फ्रूटफुल नताइज जिनकी जानिब जाना चाहे थे, अब मंजिल करीब है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मैंने एक दिन आपको अपने प्रोग्राम में यह कहा था, जिस पर आपने कहका भी लगाया था कि ये सारा कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक है। कोई चीज़ स्क्रिप्ट ऐसे नहीं जाए कि स्क्रिप्ट से हट के कोई काम हो रहा है। ये सारी चीज़ें स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रही हैं और मैं समझता हूँ कि अभी इस्टेब्लिशमेंट ने इनको कहा है कि आपस में बातचीत करके मामला तय कर लें। अगर ये आपस में नहीं कर पाएंगे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट जब डंडा उठाएगी तो आप देखेंगे कि जिस तरह चौधरी शुजात के घर 5 मिनट में गए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सारे इकट्ठे हो गए, चीज़ें सारी तय हैं। अब ये उसको बस हतमी शक्ल देने के लिए जा रहे हैं और मेरे ख्याल में आजकल में ये बाकायदा सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी मीडिया के कि कौन क्या होगा, किसको कौन सा ओहदा मिलेगा। ये जो लग रहा है ना कि इनके दरमियान कोई इख्तलाफात हैं या ये आना नहीं चाह रहा है या ये जाना नहीं चाह रहा है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी चीजें तयशुदा एक स्क्रिप्ट लिखा गया है और उसके मुताबिक सारी चीजें चल रही हैं। अच्छा सर, ये लास्ट वीक तो आपने कहा ना कि आपने कहा था और उसके बाद हमने रात को घर जाके देखा कि वाकई वो चौधरी शुजात के घर की आपने बात की कि वो एकदम से सारे रोनुमा हो गए और एकदम से बातें करना शुरू हो गए, तो वाकई ऐसा लगता है कि ये प्ले स्क्रिप्ट है और इसको वो पढ़ रहे हैं। सर, ये बिल्कुल स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है और मुझे तो ये भी पता है कि किस किस ने कौन कौन सी वजारत लेनी है और किस किस ने कहाँ आना है, गवर्नर कौन सा होना है।
हैं। अभी मैं बताना इसलिए नहीं चाहता कि फिर आपको पता है ना, ये फिर वो तरदीदें कर देंगे कि जी ऐसा नहीं होता, 2-4 दिन के बाद फिर वही कुछ हो रहा होता है। ये सारी चीज़ें तयशुदा हैं, सब चीज़ें तय होकर ये चीज़ें आगे जा रही हैं और मेरे ख्याल में अगले 1-2 दिन में बिल्कुल ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और हुकूमत की तरफ जो है ना मामला चलेंगे, क्योंकि 26 से 29 के दरमियान कौमी असम्बली का इजलास बुलाना है। ठीक है, तो उससे पहले ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी, कौमी असम्बली का इजलास हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें किसी वक्त कोई अनहोनी बात भी हो सकती है, उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएं, उसका नहीं कुछ कहा जा सकता। लेकिन मामला बिल्कुल तय हैं, पहले दिन से तय थे। इनको ये भी पता था कि कौन सी पार्टी को कितनी नशिस्तें मिलनी है, किस किस ने क्या क्या करना, ये सब चीज़ें तय थी। अच्छा कोई सर, आप ऐसी बार बात बार इस नहीं चीज़ थी। पर जोर दे रहे हैं कि सब चीज़ें तय हैं, तो क्या मौलाना फजलुर रहमान की नाराज़गी और इलेक्शन के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात ये भी तय? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, वो पिछली जो PDM की गवर्नमेंट थी उसमें जो बड़ी ताकतवर वजारतें थी वो मौलाना फजलुर रहमान के पास थी। मौलाना फजलुर रहमान के बेटे जो है वो मवासलात के मिनिस्टर थे और वहाँ जो कुछ हुआ वो भी तारीख का एक हिस्सा है। फिर हाउसिंग मिनिस्ट्री जो थी वो भी मौलाना के पास थी। इसी तरह मौलाना जो है वो, अब मौलाना क्यों नाराज़ हैं? मौलाना इसलिए नाराज़ हैं कि जो नया सेटअप बन रहा है उसमें मौलाना की कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं बन रही। तो मौलाना ये कह रहे हैं कि भाई उस वक्त तो हम आपके साथ थे, अब जब तय हुआ था सारी चीज़ें मिलके करनी है तो अब हमें हिस्सा नहीं मिल रहा। मौलाना को भी अगले 2-4 दिन में देखिएगा कि मौलाना के रवैये में जो सख्ती आई हुई है, या ऐसे लग रहा है कि वो अब बड़ा सख्त गिर कोई मौक़िफ़ रखने जा रहे हैं या कोई एहतजाजी तारीख करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा। मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि वो उस मुल्क में एहतजाज किया जाए। मुआशी हालात जो है वो मेरे से ज़्यादा आप बेहतर जानती हैं कि मुआशी हालात क्या हैं। तो ये आने वाले चंद दिनों में सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और हो सकता है कि मौलाना भी आपको इक़्तिदार की कश्ती में ही नजर आए। अच्छा, तो सर ये भी बता दें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये जो पावर शेयरिंग का फार्मूला जो डिस्कस हो रहा है, ये तय पाएगा? ये तय पाया हुआ है जी, ये तय पाया हुआ है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं पाया हुआ, ये सब कुछ तय पाया हुआ है। और आप देख लीजिएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो कहेंगे जी ना चाहते हुए भी हम ये काम कर रहे हैं, वो काम अभी मैं कहना नहीं चाहता। वो जी हम तो ये कह रहे थे, चेयरमैन बिलावल का मौक़िफ़ तो ये था, लेकिन मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हमें ये करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें तयशुदा बन जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तयशुदा हैं। बल्कि वहाँ तो कुछ लोग अपने अपने डिपार्टमेंट भी तकसीम कर रहे हैं कि मैंने कौन सा डिपार्टमेंट लेना है और तुमने कौन सा डिपार्टमेंट लेना है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ये कहा जाए कि जी नहीं हो सकती और कोई मुश्किलात हो गया है, कोई डेडलॉक हो गया है। कोई डेडलॉक नहीं है। ये सिर्फ अभी इस्टेब्लिशमेंट ने इनको कहा है कि आपस में बातचीत करके मामला तय करो, और जैसे इस्टेब्लिशमेंट ने डंडा उठाना है तो आप देखिएगा फिर जैसे चौधरी शुजात की यहाँ कुछ देर लगी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने में, इसी तरह ये चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। ठीक हो गया। अतीक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी सजाद तरीन साहब ये बारहा कह चुके हैं कि ये तमाम तर चीज़ें सेलेक्ट की गई हैं, पहले से तयशुदा है, स्क्रिप्टेड हैं, जस्ट इनको डिस्क्लोज करना बाकी है। तो फिर सर ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि ये जो सियासी गहमा गहमी है, इससे क्योस पैदा हो रहा है आवाम के अंदर। आवाम सेटिस्फाई हो जाएगी आने वाले वक्त में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आवाम की परेशानी हुकूमत कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, इससे नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि आवाम की परेशानी ये है कि उन्हें पेट्रोल सस्ता मिलेगा, उन्हें आटा सस्ता मिलेगा, उन्हें बिजली सस्ती मिलेगी, उन्हें गैस सस्ती मिलेगी, उन्हें अद्वियात सस्ती मिलेंगी। उनके तो रोज़मर्रा के मसाइल ये हैं। आपकी 40% जो आबादी है वो आप यूँ समझ लें कि बिल्कुल पॉवर्टी लाइन से नीचे है और उसके पास गुजारा कर रही है। 10 करोड़ की आवाम जो है वो आपकी 25 करोड़ में से इन हालात में से गुजारा कर रही है। उन्हें इससे डायरेक्टली अगर आप मुझसे पूछें तो कोई मुझे गरज नज़र नहीं आती कि वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा, कौन वजारत उज़्मा की सीट पर बैठेगा, कौन प्रेसिडेंट की सीट पर बैठेगा। उन्हें तो ये है कि जो भी बैठेगा वो उनके लिए ये जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, उनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं, उनको उन तक पहुँचाने के लिए कितना इकदाम करेगा। बाकी जहाँ तक मामलात हैं सियासत के हवाले से बड़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें बता दी। आप देखें, आपका जो मुल्क का इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, आपके मुल्क की हालात जो इस वक्त चल रहे हैं वो किसी भी किस्म के एडवेंचर के मुतामिल नहीं हो सकते। ना ही कोई ऐसी पार्टी इस सिमत में जा सकती है और ऐसा कोई इकदाम कर सकती है। वो मौलाना साहब के हवाले से भी हो, वो जब आप बात कर रहे थे मुझे आ रहा था ज़हन में कि सदा ना बागी बुलबुल बोले सदा ना बाग बहारा, तो सदा उनके लिए भी चीज़ें नहीं हैं, वो परेशान कुन उनके लिए सूरत हाल गो मौजूद है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो क़यादत है, चाहे वो PMLN की है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की है, जो सियासी लीडर हैं, उन्हें एक चीज़ समझ आ गई है कि अगर हमने इस मुल्क में जमहूरियत को और जमहूरी रवायात को आगे बढ़ाना है
सिस्टम को आगे बढ़ाना है तो हमें मिलकर बैठकर ये फैसले करने हैं कि हमने कैसे इस मुल्क की स्टेबिलिटी को जो है वो मेक श्योर करना अच्छा, है। ये चीज़ तो अतीक साहब हम बार बार इस चीज़ को ज़रूर अपने प्रोग्राम्स में भी शामिल रखते हैं, आप लोगों से भी जब गुफ्तगू करते हैं इसको बार बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि ये फार्मूला तो तय है कि अगर मुल्क के मुआशी हालात बदलने हैं तो फिर तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आना पड़ेगा या फिर तमाम सियासतदानों को जमहूरियत की खातिर संजीदा होना पड़ेगा। आपको लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी? देखिए, अब इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, मैं ये पॉसिबल बनानी पड़ेगी, वो हो पाएगी या नहीं, इन तमाम लोगों को बैठ के इसके लिए काम करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं बचेगा। आप देखें ना, ये रोजाना की आपस की इनकी जो लड़ाइयाँ हैं, चपकलिशें, जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसमें ये लोग इकट्ठे रहे और जब कैंपेन थी तो दोनों एक दूसरे के साथ जिस तरह की दुश्मन तराजी जो है वो करते रहे हैं, आपको पता है, जलसों के अंदर, जुलूसों के अंदर। लेकिन आज वो वक्त फिर आ गया कि इनको बैठना पड़ रहा है और इनको बैठना पड़ेगा, और यही वो वजह है कि इसको मुमकिन, आप यूँ समझ लें कि मुमकिन है या नहीं है, इन्हें मुमकिन हर सूरत बनाना पड़ेगा। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इनका भी नुकसान है, इस मुल्क का भी नुकसान है, इस मुल्क के आवाम का भी नुकसान है। तो हर सूरत इन्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा, ये कड़वी गोली है। बाकी जहाँ तक मामला है, देखें इलेक्शन को, अगर ये पार्लियामेंट जो है वो आगे चलती है, अभी इस पर लोगों के खदशात हैं, गवर्नमेंट बनेगी या नहीं बनेगी, क्या सूरत हाल बनेगी, इन्हें सब कुछ बनाना पड़ेगा और इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। जहाँ तक इनके आपस के मामलात हैं, परेशानियां हैं, जिस वजह से पीपल्स पार्टी पीछे जा रही है, वो अगले आखिर के जो 2 साल हैं उसमें वो देख लेंगे। बिल्कुल, उसको प्रोग्राम के सेकंड सेशन में हम इन डिटेल जरूर डिस्कस करेंगे। मंसूर, आपको क्या लगता है, 12 दिन गुजर गए, अब क्या सिचुएशन डेवलप होने जा रही है? कुछ नई जो हैं वो हमें सरप्राइजेस मिलेंगे या अब तमाम तर चीज़ें अपने आखिरी मरहले में, अब जस्ट जिस तरह से सजातरीन साहब और अतीक साहब कहते हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग हो चुकी है, उससे पहले से चीज़ें जो हैं वो तयशुदा हैं, जस्ट उनकी अनाउंसमेंट्स होनी है और डिस्क्लोज होनी है चीज़ें? जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, हम लोग, मैं तो आज सुबह देख रहा था कि 40 साल की सियासत का आज ये रिजल्ट है कि मुस्लिम लीग नून जिस सिचुएशन से गुजर रही है और स्पेसिफिकली नवाज शरीफ साहब किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। मेरा सवाल आज ये है कि हमने एक पीडीएम की हुकूमत देखी, 16 माह की वो हुकूमत थी और उसके अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट को लगाया गया हर चीज को मैनेज करने के लिए, चाहे वो इसहाक डार हो, चाहे वो बिलावल हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के लिए शहबाज शरीफ साहब हो, और हमने उस 16 माह की परफॉर्मेंस देखी और मुझे कहने दीजिएगा कि वो 16 माह की परफॉर्मेंस एक फेलियर था और आज हम लोग दोबारा कॉपी पेस्ट करके उसको रिपीट करने जा रहे हैं और उस रिपीट करने के लिए ऑन नो चॉइस बेसिस हम लोग कह रहे हैं कि जी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शंस हमारे पास क्या हर एक के पास होती हैं, लेकिन हम उन ऑप्शंस को इस वक्त एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहे क्योंकि आज वो ऑप्शंस हमें सूट नहीं कर रही। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुछ अर्सा पहले जिन लोगों को आज वजारत उज़्मा और ये तमाम हुकूमतें देने की बात की जा रही है, इनके ऊपर क्रॉस लगा दिया गया था। नॉन लीग से शुरू हो और उसके बाद जिस तरह सिचुएशन आगे चली है। अच्छा, जिस तरह मंसूर आपने थोड़ा सा फ्लैशबैक को हाईलाइट किया और आप कह रहे हैं कि मुझे कहने दीजिएगा, आप जरूर कहें, लेकिन यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है कि फिर हमने मुस्लिम लीग नून की ये सिचुएशन भी देखी थी कि नवाज शरीफ साहब के आने से पहले जब 21 अक्टूबर को आने की अनाउंसमेंट हुई थी तो मरियम नवाज ने भी ये कहा था, शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा था, वो टाइम वो था कि जब पीडीएम की हुकूमत भी खत्म हो चुकी थी, ये 16 महीने की कारकर्दगी भी हम देख चुके थे, तब वो ये कह रहे थे कि उनके पास कोई ऐसा फार्मूला है जो मईशत की बहाली के लिए वो फौरन से आएंगे, उसको डिस्क्लोज करेंगे और यूं मईशत जो है वो बेहतरी की जानिब चली जाएगी। अब तो दोबारा वो शहबाज शरीफ साहब पर ही तकिया करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे क्या सिचुएशन है? एग्जैक्टली यही बात है ना जी। कल जो बिलावल की तकरीर थी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी हमें कहा गया और हमने कहा नहीं, ये 3 साल और 2 साल वाली बात, और ये बिल्कुल जिस तरह अभी पहले भी बात हो रही है, ये चीजें अपेरेंटली स्क्रिप्टेड नजर आ रही हैं। क्योंकि अगर आप सिंध की बात करें, सिंध में कल रात को कुछ लोगों से बात हो रही थी एंड दे वर ऑल हैप्पी कि जी अब हमें कौन सी वजारतें हम लोगों ने लेनी है, कौन सी हमारी चॉइसेस हैं, जरदारी साहब की प्रेसिडेंसी के लिए बात है और सेनेट के लिए बात है, स्पीकरशिप के लिए बात है, ये सारी चीजें डिसाइडेड हैं और इनके ऊपर मजीद बातचीत हो रही है। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि जो फार्मूला लेकर नवाज शरीफ साहब आए थे, जो फार्मूला इसहाक डार साहब के ज़हन में था, हमने नहीं देखा IMF ने 16 माह के अंदर क्या किया, हमने नहीं देखा कि किस तरह इसहाक डार साहब की पहली स्टेटमेंट्स और उसके बाद क्या कुछ हुआ। शहबाज शरीफ बीइंग प्राइम मिनिस्टर किस तरह उनको जाकर पहुंचकर उनको
बेग बोरो एंड स्टील वाली सिचुएशन के अंदर आईएमएफ के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस को तय करना पड़ा, ये सारा कुछ हमने देखा है। और मैं वही चीज कह रहा हूं कि एक फेल्ड एक्सपीरियंस था पीडीएम का 16 माह का, और कोई अगर इनके पास ऑप्शन, कोई बेहतरीन चीज होती फॉर इकोनॉमी को लेकर तो वो आज सामने होती। कल पेट्रोल फिर बढ़ा है, बिजली की प्राइसेस बढ़ गई, गैस की प्राइसेस, घरों में गैस की प्राइसेस, 3 दिन पहले पेट्रोल की प्राइस रेज हो गई, कहा जा रहा था कि शायद उसमें कोई रिलीफ मिलेगा, 3 रुपए बढ़ा दिए उन्होंने। जी बिल्कुल, देखिए ना, अगर रिलीफ की बात होती तो हम लोगों को देखना चाहिए था कि स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म करने लग जाती। हम देखते कि पेट्रोल और इनकी प्राइसेस नीचे आती, बिजली की प्राइसेस नीचे आती, और एट द एंड ऑफ द डे जब ये लोग हुकूमत में आएंगे तो उसके बाद दोबारा आके कहेंगे कि जी हमें मुश्किल फैसले करने हैं। फिर एक ही जुमला कहा जाएगा, हमने तो मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, बस ये बहुत बड़ी हमने जो है वो पेशरफ कर दी और इसी पर हम काम कर रहे हैं। मंसूर कंटिन्यू करेंगे, हमें एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। जहाँ एक जानिब हम हुकूमत साजी के मरहले को डिस्कस करें, वहीं इन इंतखाबात में धांधली का शोर भी अरूज पर है और यही शोर जो है वो ईवानों तक जा पहुँचा है। अगर आज के हवाले से हम बात करें तो सेनेट के इजलास में भी हमने धांधली का शोर देखा, जिस तरह से स्पीकर के डाइस का घेराव किया गया, वो यकीनन बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ही हम सेनेट के इंतखाबात को भी डिस्कस करना चाह रहे थे, वहीं आज जो सेनेट में कार्रवाई हमने देखी, जिस तरह से धांधली का शोर शराबा होता दिखाई दिया, शदीद नारेबाजी आई, घेराव किया गया चेयरमैन सेनेट की नशिस्त का, बहुत ये चीज़ें जो हैं वो अदम एतमाद डेवलप कर रही हैं, मज़ीद क्योस की सिचुएशन जो है वो डेवलप करने में सबब बन रही हैं। अब ये चीज़ें कैसे जो है वो नॉर्मलाइज होंगी या फिर आने वाले वक्त में ये मज़ीद तेज़ी पकड़ेंगी? सजाद तरीन साहब, जैसे आज हमने सेनेट के इजलास में देखा, चेयरमैन सेनेट की नशिस्त का घेराव, नारेबाजी, बार बार जो है वो धांधली के नारे लगाना, सर ये सिचुएशन क्या कभी थम पाएगी? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि सेनेट में अवाम का मुंतखब इदारा है और वफाक की अलामत है। मैं समझता हूं उसमें ये जो जितने भी अहम इशू होते हैं मुल्क के, उस पर बहस होनी चाहिए। और धांधली जो है ना, धांधली एक ऐसा इशू है जो सारी जमातें जो जिस पर एहतजाज कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ इस पर जो है ना एक बाकायदा बहस होनी चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए कि ये जो धांधली हुई है, जो इल्ज़ामात लोग लगा रहे हैं, इसको कैसे इसकी कोई इंक्वायरी की जाए या कैसा इसका मतलब कोई ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जिसमें जो धांधली जो है वो ना हो, या अगर हो तो कम से कम बात है। जीत हारने वाले तो धांधली का शोर डाल रहे हैं, जीतने वाले भी कह रहे हैं धांधली हुई है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये सारी पार्टियां, हारने वाले भी और जीतने वाली सब यही मातम कर रहे हैं कि जी हम हार गए हैं, हम धांधली हुई है। तो कोई पार्टी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि भाई ये जो धांधली हुई है इसके कोई सबूत आपके पास हैं तो आप मुतलका जो टर्मिनल्स हैं उनमें जाएं या आप कोर्ट में जाएं। और देखें कुछ कोर्ट में गए हैं ना लोग, आज 3 जो है उनके नोटिफिकेशन रोक दी गए हैं इस्लामाबाद से, तो आप जाएं कोर्ट में जाके, बजाय इसके कि आप सड़कों पे आएँ। सड़कों पे लोग क्यों आ रहे हैं? सड़कों पे इसलिए आ रहे हैं कि जब आप सेनेट जैसे जो वफाक का एक अलामत इदारा है, वफाक की एक जमानत इदारा है, आप उसमें लोगों को बहस नहीं करने देंगे, उसमें लोगों को बात नहीं करने देंगे, तो फिर पॉलिटिकल पार्टियां यही करेंगी ना जो सड़कों पे हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सेनेट में बात करें और आप बताएं। और मैं समझता हूँ जो जिसकी भी हुकूमत बने, सारी पार्टियां बैठकर सबसे पहले ये जो इलेक्शन कवानीन हैं इनमें बेहतरी लाएं। और ये जो हर दफ़ा कोई ना कोई सिस्टम बैठ जाता है, कोई ना कोई मसला जो है वो हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे शकूक व शुबात पैदा हो जाते हैं, इसका खात्मा किया जाए। अच्छा, ब्रेक से पहले बात हो रही कि इसहाक डार साहब आए और उन्होंने कहा ये करें, और फिर वही लोग आ रहे हैं। देखें, उनका कोई कसूर नहीं है। 3.5 साल में जो साबका हुकूमत थी वो जो कुछ करके गई थी IMF के साथ, वो इसहाक डार को टार्जन तो नहीं थे ना, टार्जन की वापसी हो रही है। बचपन में हम पढ़ा करते थे टार्जन की वापसी, वो सारी चीजें सीधी कर देता था। इसहाक डार टार्जन नहीं है। देखें, अब जो आने वाली हुकूमत है वो भी कोई ज्यादा आवाम को रिलीफ नहीं दे सकेगी। उसकी वजह ये है कि मार्च में हमने IMF के पास जाना है, हमने पहले ही अरबों रुपए कर्जे देने हैं, और वो IMF जो अगली मार्च में हमें जो शराइत देगी, वो शराइत ये नहीं देगी कि आप पेट्रोल की कीमतें कम कर दें या आप गैस की कीमतें कम कर दें या आप आटे की कीमतें कम कर दें या मेडिसिन कम कर दें। इनमें इजाफा होगा। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त गरीब आदमी में और अमीर आदमी में तकसीम हो चुका है। पाकिस्तान में एक तबकाती तकसीम बहुत ज़्यादा हो गई है, और जिस हर मुआशरे को, दुनिया के जितने बड़े मुआशरे हैं, आप उन मुआशरों का जरा जायजा लें, उनको मिडिल क्लास चलाती है। ना अमीर आदमी चला सकता है ना गरीब आदमी चला सकता है, मिडिल क्लास मुआशरे को चलाती है। पाकिस्तान से मिडिल क्लास खत्म हो गई है। अब यार वो लोग हैं
जो गुर्बत की नकीर से नीचे जा रहे हैं, या वो लोग हैं जिनके पास इतनी दौलत है कि उनकी दौलत का कोई हिसाब नहीं है। मतलब उनके लिए अगर पेट्रोल जितना मर्जी महंगा हो जाए उनके लिए कोई नहीं है। लेकिन एक आदमी ऐसा है कि जो बेचारा किराए पे रहता है, जिसके 3-4 बच्चे हैं, उसकी 20-30 हज़ार रुपया तनख्वाह है, वो कहाँ से बिल देगा, वो कहाँ से इतना महंगा पेट्रोल खरीदेगा, वो कहाँ से गैस के बिल अदा करेगा। तो ये आने वाली जो हुकूमत है, इससे ये तवक्को रखना कि वो कोई बेहतरी कर लेंगे या आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, मुझे इसकी कोई तवक्को नहीं। अच्छा, मतलब आप भी इस बात की तायद करें, जैसे मियाँ साहब ने कहा था कि मईशत की बहाली 10 साल प्लान है, 10 साल के बाद जो है वो ऐसा हो सकेगा कि मईशत बहाली की जानिब जाए। देखिए, अगर आपने मईशत बहाल करनी है तो फिर आपको, जैसे चेयरमैन बिलावल ने कहा था कि वजारतें कम करनी है। ये जो सरकारी अफसरान हैं, इनकी मरहत आप देखें, ये कितने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, इनके मुलाजिम देखें, इनके पास गाड़ियां देखें, इनके बिजली के बिल, इनके गैस के बिल तो हुकूमत दे रही है, ये गरीब आदमी दे रहा है। ये जो गरीबों के टैक्सों पे लोग पड़ रहे हैं, इनकी मरहत भी कम करने की जरूरत है। मरहत कैसे कम करें? वो पहले आपको याद होगा कि माजी में थोड़ा सा अगर हम पीछे 6 माह पहले देखें तो बिजली के बिलों में बड़ा शोर हुआ था कि जी फ्री यूनिट्स बंद कर दी जाए। उन्होंने फ्री यूनिट्स खत्म करके उसी की कंपनसेशन जो है वो पैसों के उसमें कर दी बस। तो वो तो इस तरह नहीं देते, अगर वो नहीं दे रहे, यूनिट्स नहीं दे रहे तो वो पैसे दे रहे, वो तो नहीं हम सोच सकते कि कभी कम होगी। देखिए, पाकिस्तान में मसला ये है कि आप कहते हैं कि इस कानून को तब्दील करके और ये कर दें, जैसे आपने बिजली के यूनिट्स का, उन्होंने दूसरा रास्ता निकाल लिया। ठीक है, अगर आप ये कहें, मेरे ज़ाती इल्म में है कि इस्लामाबाद के वफाकी सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी के पास कितनी कितनी गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी उनको वजारत की तरफ से दी गई है, 4-4 गाड़ियाँ उन्होंने और कब्जे में की हुई हैं। ठीक है जी, वो सारा पेट्रोल भी सरकारी खर्च हो रहा है। अगर उनको कहा जाए कि ये गाड़ियाँ वापस करें तो वो कोई और रास्ता निकाल लेंगे, वो रास्ता भी तो बंद करना है ना। अगर आप वो रास्ता बंद नहीं करेंगे और कोई फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर कोई बड़े इकदाम नहीं करेंगे तो आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा, आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा होगा। मसला ये है कि रास्ता बंद कर देने वाले जो हैं वही रास्ता जो है वो बंद नहीं होने देंगे अनफॉर्चुनेटली। मंसूर, आप क्या कहेंगे? अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत को हम कह रहे हैं कि अब वो फिलफौर कोई एक्शन ले ले, जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है नताइज पे, जीतने वाले भी कह रहे हैं कि धांधली हुई है, हारने वाले तो वैसे ही रोना रो रहे हैं धांधली का। अब क्या होने जा रहा है? क्या वाकई कोई कमीशन बनेगा? और अगर कमीशन बनता है तो वो इतना एक्टिव होगा कि वो धांधली के इल्ज़ामात पर वर्कआउट कर सके? क्योंकि 3 नोटिफिकेशन जिनका जिक्र अभी सजातरीन साहब भी कर रहे थे इस्लामाबाद से, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी हैं। अब क्या होगा? अच्छा, इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, और ये इंटरेस्टिंग सूरत हाल हमेशा से पाकिस्तान जैसे ममालिक में रही है। हम लोग बहुत क्लेम करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुझे नहीं पता कि किसको सूट कर रहे हैं और किसको सूट नहीं कर रहे, क्योंकि हर दफा, पिछली दफा आरटीएस बैठा था, इस दफा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बिल्कुल क्लियरली कहा था जी हमारा नेट से कोई ताल्लुक नहीं और कुछ नहीं होगा और कोई चीज डाउन नहीं होगी। उसके बाद हमने रिजल्ट देखे, रात तक कोई रिजल्ट थे, सुबह तक कोई रिजल्ट थे, और जब दिन चढ़ा तो उसके बाद बिल्कुल रिजल्ट का बिल्कुल डिफरेंट हो गए। एक चीज जो मैं सिर्फ जस्ट वांट टू ऐड ऑन इट, हम में से पूरे पाकिस्तान में कभी भी किसी ने नहीं कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उन्होंने इकोनॉमी बहुत अच्छी चलाई। आपको याद होगा ये वक्त था कि हम लोग अपने प्रोग्राम्स में बैठ के पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस को कहते थे कि आप किस मुंह के साथ इलेक्शन में जाएंगे, आपको किसी ने वोट ही नहीं देना है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये जो रियासत बचाने, सियासत नहीं बचाई और रियासत बचाने के लिए आए थे, ये तो क्लेम करके आए थे कि जी मुझे आईएमएफ से भी डील करना आता है और मैं पता नहीं कितने अरसे से आईएमएफ से डील कर रहा हूं, और अगर मुझे कोई जरूरत भी नहीं होगी, अगर आईएमएफ नहीं भी बात मानता, आई नो हाउ टू मैनेज थिंग्स। और उसके बाद वही कुछ जो उन्होंने कहा था कि मुझे पता है किस तरह आईएमएफ के साथ डील करना है, वो एंड ऑफ द डे डील करना पड़ा इस मुल्क के साबिक वजीर आजम को। तो ये भी एक रियलिटी है। अब सूरत हाल क्या है, आप सिस्टम रिस्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और सिस्टम रिस्ट्रक्चर किसने करना है? वो लोगों ने जो इस सिस्टम के दाई हैं, जिनको बेनिफिशियरी है सिस्टम के। इस सिस्टम को रिस्ट्रक्चर आपने, मैंने, हम लोगों नहीं कर सकते। और जिन लोगों ने, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि एक ग्रेड 21 का अफसर को गाड़ी के लिए 1000 लीटर पेट्रोल मिलता है, उनकी एक गाड़ी के लिए। तो अब आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर उनके घर के अंदर 3 से 4 गाड़ियां हैं तो उनका पेट्रोल वो
जो हम लोग कहते हैं कि बेगम साहबा गई हुई हैं, बच्चों के लिए गाड़ी गई हुई है और वो गाड़ी सड़क पे खड़ी, स्टार्ट एसी में खड़ी है, वो खड़ी होगी क्योंकि उनको इस हद तक प्रिविलेजेस मिलते हैं, नंबर 1। नंबर 2, निगरान हुकूमत से हम क्या एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं? निगरान हुकूमत जिस मकसद के लिए आई, पंजाब की हो या वफाकी हो, उन्होंने अपना काम किया है और उनको इसी काम के लिए बुलाया गया था कि वो एक सो कॉल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डिबेट आज सेनेट से लेकर मेरे ख्याल में हमारे घर के मुलाजिम तक कर रहा है कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। जो जीते हुए वो कहते हैं हम नहीं जीते, जो हारे हुए वो कहते हैं हम नहीं हारे। इसका रिजल्ट एक दोबारा टूटी फूटी हम जमहूरियत देखेंगे, एक हुकूमत देखेंगे। हाँ, आज दोबारा सवाल ये है कि अब जो आने वाली हुकूमत है क्या ये अपना टेन्योर पूरा करेगी? हम लोग तो टेन्योर्स पर अब आ गए हैं कि पहले बंद तो जाए मंसूर, अभी तो वो हुकूमत ही तश्कील नहीं हो पा रही जो चलेगी या नहीं चलेगी, टेन्योर पूरा करेगी या नहीं करेगी। अतीक साहब, ये जिन 3 फैसलों के हवाले से हम बात करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन कामयाबी के मुअत्तल किए हैं, अब क्या होगा? ये जितने भी उम्मीदवार हैं, स्पेशली इन 3 उम्मीदवारों के हवाले से अगर बात करें, अब ये क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे ये अपील करेंगे या फिर इनके पास और क्या चांसेस है? और दूसरी बात, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि धांधली के इल्ज़ामात तो हमें हर जानिब नज़र आ रहे हैं, तो इसमें क्या निगरान हुकूमत कोई एक्शन लेगी, कोई फिल फॉर जुडिशल कमीशन तश्कील दे देगी? हुमा, मैं आऊँगा आपके क्वेश्चन की तरफ। पहले तो बात उस पर कर लें कि ज़ाहिर है जिनके नोटिफिकेशंस मुअत्तल हुए हैं उनके पास ये राइट मौजूद है, वो उसको जो है उस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक बात जो मैं समझता हूँ कि वो हमें ज़रूर करनी चाहिए और उस पर सोचना भी चाहिए कि हम गुज़श्ता तकरीबन 2 साल से हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारा सियासी सिस्टम है, ये अजीब एक हैजानी कैफियत में है। हमारी सोसाइटी, हमारे वोटर्स, हमारी जनरल पब्लिक जो है वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन का शिकार होती नज़र आ रही है। आप देखें, अदम बर्दाश्त माशरे में इस कदर बढ़ गया है कि वो एक पार्टी के जो लोग हैं, वोटर्स हैं, वो दूसरी पार्टी के वोटर्स को और लोगों को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, एक दूसरे की बात सुनने से आ रही हैं। अच्छा, इस तरह की कैफियत में जब आपको धांधली ज़्यादा इलेक्शन का नारा मिलता है और आप खुद बात कर रही हैं कि ये जीतने वाला भी नारा लगा रहा है, हारने वाला भी नारा लगा रहा है, और इसमें तमाम जो इदारे हैं हमारे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे हमारा वो जस्टिस सिस्टम है, चाहे दीगर इदारे हैं, उन सब पर इल्ज़ामात जनरल पब्लिक लगाई जा रही है। सोशल मीडिया पर जो है ये इल्ज़ामात की आपको बौछार नज़र आ रही है। ऐसी सूरत हाल में हमें इस वक्त चाहिए क्या? मैं ये समझता हूँ कि हमें इस सारे सिनेरियो में थोड़ा सा हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को और हमारे तमाम जो मुतल्लिका रेलेवेंट इदारे हैं उन्हें थोड़ा सा ठहराव लाने की ज़रूरत है। हमारे सिस्टम में इस वक्त जो आप देखें, एक तरफ आपको धांधली का रोते हुए लोग मिलते हैं, दूसरी तरफ कोर्ट्स के सामने जो है वो कोर्ट्स के अंदर रिलीफ मांगते लोग नज़र आते हैं, तीसरी तरफ आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है एक पार्टी नज़र आती है, चौथी तरफ गवर्नमेंट बनाने के लिए लोग नज़र आते हैं, और पांचवी तरफ आपको आवाम जो है वो ख्वार होती नज़र आ रही है। तो इस वक्त हमारा जो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि वो जो लोगों की बनती है वो ये है कि हम थोड़ा सा अपने सिस्टम में ठहराव लेके आएँ, मामलात को देखें और समझें। धांधली का जो इल्ज़ाम लगाने वाले लोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेन स्टेक होल्डर्स तो आपकी आवाम है जिन्होंने वोट दिया है। आप थोड़ा सा इस तरह से काम करें कि जो तमाम रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लें और इसकी जो है वो तहकीकात कराएं, साफ और शफाफ तहकीकात कराएं, इस सिस्टम को आगे लेके जाएं। अच्छा, कुछ लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस ले लेना चाहिए। इसी 100 मोटो को ख़त्म कराया था, पहले उस पर बातें की थी, अब कह रहे हैं ले लेना चाहिए। देखिए, ये मामला है, फंडामेंटल राइट का मामला है, मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई है जो मैं समझता हूँ कि सबका हक है, किसी एक इंडिविजुअल का कहीं भी जो बैठा हुआ है वोट देना, उसके पास भी इख्तियार मौजूद है। सुप्रीम में सू मोटो लेना या किसी की एप्लीकेशन पर उसको टेकअप करना, किसी को जो है कोई रिट पिटीशन में जाए या जिस तरह से भी, तो ये कोर्ट का इख्तियार है। लेकिन आप देखें कि पहले जिस तरह से मैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात कर रहा हूँ, मैं इल्ज़ामात की बात कर रहा हूँ, मैं जो इनटॉलरेंस सोसाइटी में बढ़ती चली जा रही है, आप देखें इन कोर्ट्स पर ही जिन पर हम कह रहे हैं कि वो सू मोटो लें, इन पर ही आपको इल्ज़ामात लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, आपको इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, आपको पॉलिटिकल लीडरशिप पे इल्ज़ामात लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो पहले हम ये तो तय कर लें कि हमने किसी की बात माननी भी है, किसी पर हमने ट्रस्ट भी करना है। जी, ये कौन तय करेगा? देखें, ये अब थोड़ा सा सिस्टम, मैं कहता हूँ कि इसको आगे चलने तो दें, ये आगे लोग बैठे, चले हम इस सिस्टम को भी चलने देते हैं, हमें ब्रेक के जाने जाना है, कुछ होगा मौज है दरिया में। नाज़रीन, कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के एक और टॉपिक की जानिब। कुछ सिचुएशन जो है वो गज़ा की देखते हैं, उस पर तबसरा करना चाहेंगे। आज इसके हवाले से एक अपडेट हमारे सामने आई है। ब्राज़ीलियन सदर ने तनकीद की है और गज़ा जंग का मवाजना उन्होंने होलोकास्ट से किया है, जिस पर इसराइल जो है वो बड़ी बरहमी का जो है मुजाहरा कर रहा है और बड़ा बरहम हो रहे हैं वज़ीर आज़म इसराइल के। क्या उनकी बरहमी जो है वो जायज़ है या नहीं है? क्योंकि जिस तरह से ब्राज़ीलियन सदर ने कहा कि ये होलोकॉस्ट ही हमें होता है, एक मरतबा फिर से दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से फ़लस्तीन में नस्ल कुशी की जा रही है, यकीनन ये अफसोसनाक भी है, काबिल मज़म्मत भी है। अतीक साहब, गुफ्तगू का जो है आगाज़ हम आपसे ही करते हैं। सर, क्या लग रहा है जिस तरह से ब्राज़ीलियन सदर ने एक तनकीद का निशाना बनाया है, मेरा तो ख्याल है उनकी तनकीद जायज़ है। नस्ल कुशी हो रही है, जेनोसाइड ही देखने में आ रहा है हमें तो इसराइल में। देखिए, इसका जो रिस्पांस आपको इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से आया है वही आपको मैं समझता हूँ कि सूरत हाल क्लियर कर देता है। वो बड़े तिलमिलाए हैं, बल्कि उनका बस नहीं चल रहा कि वो क्या करें इस वक्त ब्राज़ीली सदर के हवाले से, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है जो उनका होलोकॉस्ट उन्होंने याद करवाया उसके हवाले से। लेकिन आप दूसरी सिमत में ये देखें कि एक तरफ आपको निहत्ते बच्चे बच्चियाँ ख़वातीन और शहरी नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ आपको जदीद तरीन असले से लैस दुनिया के, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े दहशतगर्द इस वक्त इसराइली फ़ौजी आपको नज़र आ रहे हैं, जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि वो कैसे जो है वो नस्लें मिटाई जा रहे हैं फ़लस्तीनियों की। लेकिन दूसरी तरफ आपको फ़लस्तीनी भी नज़र आ रहे हैं, वो कहते हैं कि जितने जो मर्ज़ी है जुल्म करना है, जिस तरह से मर्ज़ी है बर्बरियत करनी है वो कर लें, ये अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। अब दुनिया ने बहरहाल अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करना शुरू कर दी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी मैटर्स चल रहे हैं। इसी तरह दुनिया के दीगर ममालिक से भी ये बात सामने आ रही है कि ये वाकई जेनोसाइड है, ये इंसानियत का बहुत बड़ा अलमिया जो है वो वहाँ पर इस वक्त मैं समझता हूँ कि वो पैदा हो चुका है। जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत वहाँ पर जारी रखे हुए हैं, अब ये जो इसराइल के साथ अब इन्होंने याद दहानी करवाई है ने, मेरा ख्याल है कि इस तरह के मामलात अगर उन्हें याद दहानी उनकी करवाई जाएगी और उन पर इस तरह से प्रेशर बिल्ड किया जाएगा तो शायद कुछ सूरत हाल, शायद वाली बात है कि वो बेहतरी की तरफ जाए। वरना जिस तरह से इस वक्त वहाँ पर जुल्म सितम जारी है, मैं समझता हूँ कि उन्हें फौरी तौर पर रोक देना चाहिए। वरना लाखों के हिसाब से जो लोग डिस्पर्स हो चुके हैं, जो हज़ारों के हिसाब से शहीद हो चुके हैं, अद्वियात के हवाले से लोग जो है वो परेशान है, रोज़ाना की बुनियाद पर खुराक जो है वो नहीं मिल रही। इस यूनाइटेड नेशंस के जो काम करने वाले इदारे हैं वो अब वहाँ से पहुँचने से आरी हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इन एक सदर का नहीं, मैं समझता हूँ कि दुनिया के जो इंसानियत का दर्द रखने वाले ममालिक हैं और जो सरबराह ममलिकत है ख़ास तौर पर, उनको आगे बढ़ना चाहिए और इन्हें इस बर्बरियत से रोकना चाहिए। बिल्कुल रोकना चाहिए। सजादीन साहब, सर आप क्या ऐड करेंगे? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं महीनों गुजर गए हैं, अब गज़ा की सिचुएशन हमारे सामने है। अब अगर नेतन्याहू को ब्राज़ीलियन सदर ने तशबीह दे दी है हिटलर से, तो कौन सी बड़ी बात है? वो तो काम हिटलर वाले ही कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि वो हिटलर से भी आगे जो है ना वहशियाना काम कर रहे हैं। और मुझे अफसोस ये है कि मुसलमान ममालिक जो हैं वो 50 से ऊपर हैं अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट पर। जो अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट है ममालिक, उसमें मतलब इतने बड़ी तादाद में लोग वहाँ मौजूद हैं मुसलमानों के। वो ममालिक सारे के सारे खामोश हैं सिवाय चंद ममालिक के कि इस इशू पर ईरान, हिज़्बुल्लाह, लबनान और यमन के लोगों ने जो रोल किया है वो बाकी मुसलमान नहीं कर सके। और वो मुसलमान नहीं कर सके जिनके पास वसाइल हैं, जिनके पास तेल है, जिनके पास गैस है, जिनके पास दौलत है, जो ये कर सकते थे। उन्होंने वो उनका जो रोल होना चाहिए था वो रोल नहीं है। देखें, इजराइल का जुल्म तो इसमें मेरे ख्याल है इस सदी का इससे बड़ा और कोई जुल्म नहीं हो सकता जो उनका हुआ है। छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, हॉस्पिटल्स पे ये किया जा रहा है। और यही काम अगर किसी और मुल्क में हो रहा होता, और मैं कहता हूँ जी अमेरिकन के सारे, अमेरिका, यूरोप, ये इंसानी हकूक वाले अभी भी निकले हुए हैं, उनके कुछ लोग निकले हुए हैं, लेकिन अमेरिकन हुकूमत जो है वो बिल्कुल उनके साथ खड़ी हुई है। कश्मीर में भी हो रहा है, लेकिन फर्क इतना है कि सिर्फ ये मुसलमान ममालिक में हो रहा है, तो इसलिए वेस्ट खामोश है। ये बहुत जुल्म हो रहा है, ये इतना जुल्म हो रहा है कि मैं समझता हूँ कि जिसकी इस सदी में कम अज कम कोई मिसाल नहीं मिल सकती। तो इस पर सारे मुसलमानों को, मैं कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, ये जो OIC हमने बनाई हुई है ना, ये एक डिबेटिंग क्लब है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये एक आधा जो अरब मुल्क है उसके ज़ेरे असर है, जो वो चाहते हैं ये OIC वाले वो ही रोल कर देते हैं। इनको अब सोचना चाहिए मुसलमानों को, ये फ़लस्तीन में जो सूरत हाल हुई है कि हमें कोई नई चीज़ बनानी चाहिए। अब नई कुछ हमें कमेटी तश्कील देनी चाहिए, कोई नया फोरम बनाना चाहिए जिस पर मुसलमान बैठकर ये मामलात आगे बढ़ा सकें और ये इस तरह की जो सूरत हाल है वो आगे मुसलमानों को पेश ना आए। लेकिन हमारे जो मुसलमान हैं वो हुक्मरान जो हैं, अवाम नहीं, अवाम तो मैं समझता हूँ अरब अवाम भी जो है वो उनके हक में है। जो इधर हमारे यहाँ बाकी लोग हैं
गैर अरबी हैं वो भी सारे जो है ना उनके हक में है, उनके लिए मुजाहरे भी करते हैं, परेशान भी हैं, लेकिन हुक्मरान जो है उनकी अपनी तरजीहात हैं। ख़ास तौर पर हमारे अरब हुक्मरान जो हैं उनका जो रोल होना चाहिए था वो रोल नहीं है। ये मैं समझता हूँ बहुत ही काबिल अफसोस बात है। अब बात यह है कि जो वो जुल्म कर रहे हैं उस जुल्म पर अगर कोई बात भी करे तो वो उस पर भी बात नहीं करने देते। ये उससे बड़ा जुल्म है कि आप जुल्म के खिलाफ बात करें और उस पर बैक एंड पे ऐसा लगता है कि बस वो ये चाह रहे हैं कि ये हमारा मसला नहीं है। देखें, मैं आपको अर्ज करूं, बात यह है कि ये अगर मुसलमान जो हैं ये मामलात अगर ये आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आप यकीन माने ये फ़लस्तीन का मामला यहाँ रुकेगा नहीं, ये मामला आगे बढ़ेगा और ये फिर बाकी तरफ भी ये जो इजरायली हैं ये अरब ममालिक को भी पड़ जाएंगे। ये अगर यहाँ ना रुका तो आप यकीन कीजिए सारे मुसलमान जो हैं वो परेशान होंगे, सारे मुसलमानों के लिए ये मुश्किलात पैदा करेंगे। तो अभी ये कह देना कि जी उनका मामला है हमारा मामला नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम जो है अरब हुक्मरानों के लिए। अरब हुक्मरान अगर आज खड़े हो जाएं आप यकीन माने तो इजराइल की जरूरत नहीं है कि वो ये सारी बमबारी और चीजें बंद ना करें। तो अतीक साहब आप इसके हवाले से जरूर बात कीजिएगा। जब सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं तो फिर 1 स्टेट सोल्यूशन आता है, 2 स्टेट सोल्यूशन आता है, फौरी जंगबंदी या सीज फायर मुआहदा आता है, वो भी हमें कहीं नहीं नजर आ रहा। सर इस हवाले से क्या कोई नजरसानी की जाएगी अब, क्योंकि इसराइल के अंदर भी जो है वो एक बगावत की तहरीक हमें नजर आ रही है, फौरी इलेक्शन का मुतालबा भी सामने आ रहा है। अब इन मुतालबात को रोकने के लिए या इस बगावत को रोकने के लिए शायद इसराइली वज़ीर आज़म कोई एक्शन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, आपको क्या लगता है सर? अगर आप इसराइली अवाम के हवाले से देखें तो दुनिया में ज़ाहिर है देखें उनके अंदर भी कहीं ना कहीं तो ये चीज़ उनको भी पिंच करती होगी कि जितना जुल्म उनकी रियासत की तरफ से फ़लस्तीनियों पर किया जा रहा है वो कोई मैं समझता हूँ कि जो आम सा भी दिल रखने वाला कोई जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। डेफिनेटली। जहाँ तक बात है इसराइली वज़ीर आज़म की, तो अगर उनकी आप 3 दहाइयों पर मुश्तमिल जो उनका सियासी कैरियर है उसमें देखें, ये एक वाहिद उनके वज़ीर आज़म है जो इतनी तवील अरसा जो है उन्होंने इक़्तिदार में गुजारा है, और उनके इक़्तिदार में आने के हवाले से अब उनकी पब्लिक के अंदर भी ये बात सामने आ रही है कि ये कैसे जो है वो मैनेज करके चीज़ों को मनूवर करके हमेशा जो है वो इक़्तिदार को संभाल रहा है। तो ये चीज़ें अब उनकी पब्लिक के अंदर भी जाती चली जा रही हैं कि कहीं ये भी जो है इसने भी अपना तसल्लुत जो है वो बादशाहत की तरह यहाँ पर जो है वो बरकरार तो नहीं रख लिया, या ये पंजे गाड़ के इस तरह से बैठ गया कि जिसके सामने इसराइल की अवाम की कोई अहमियत नहीं है। और यही वजह है कि अब उनका आपस में इस इसराइली वज़ीर आज़म का उसकी अवाम के साथ भी अब जो है वो रिफ्ट बढ़ता चला जा रहा है। और यही वजह है कि आपने देखा कि हज़ारों लोगों ने इसके खिलाफ जो है वो एहतजाज भी किया। जहाँ तक ये मामला है अब दोनों साइड से इंटरनेशनली भी और इसराइल के अंदर से भी अब प्रेशर जो है वो बिल्ड हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि इसराइलियों की जो आवाज़ है वो अल्टीमेटली इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर रंग जो है वो लेकर आएगी। सही, आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। जिस तरह से हम बात करें कि इसराइल में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज भी हो रहे हैं, नेतन्याहू ने जल्द इलेक्शन को भी मुस्तरद कर दिया है। अब आने वाले वक्त में क्या सिचुएशन डेवलप होगी इस पे हम क्लोजिंग रिमार्क्स भी लेंगे। अभी हम एक ब्रेक का कहा जा रहा है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कंटिन्यू। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम जहाँ गज़ा की सूरत हाल डिस्कस करते हैं वहीं ये ब्रेकिंग न्यूज़ हमने देखी। तो सजातीन साहब, आने वाला वक्त क्या मजीद कन्फ्यूजन का शिकार है? मैं इस पर आपका कमेंट लेना चाहूँगी। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन की जो एहतजाजी तहरीक है उसमें ज़्यादा लोग शामिल होते जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो 77 की तरह बहुत बड़ी तारीख यहाँ शुरू हो जाए और जो आने वाली हुकूमत है वो भी ना चल सके। भुट्टो साहब के खिलाफ भी ऐसी तारीख शुरू हुई थी और फिर वो निज़ाम मुस्तफ़ा पे चली गई थी, लेकिन निज़ाम मुस्तफ़ा उस वक्त ख़त्म हो गया जब ज़िया-उल हक़ ने मार्शल लॉ लगा दिया और फिर सारे निज़ाम मुस्तफ़ा तारीख वाले मजलिस शूरा के मेंबर बन गए थे सिवाय एक आधी पार्टी को छोड़ के। तो कोई ऐसी ना कोई सूरत हाल क्रिएट हो जाए जिससे को मतलब नई मुश्किलात शुरू हो जाए और फिर 10-20 साल के लिए जमहूरियत के नारे ही लगाते रहें। मैं समझता हूँ इन सारे कायदीन को बैठकर ये मामला तय करने चाहिए। जहाँ ये जीते हैं वहाँ ये माने कि हम जीते हैं, जहाँ ये हारे हैं वहाँ ये माने कि हम हारे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ आप जीते हैं वहाँ ठीक है, जहाँ आप हारे हैं वहाँ कहेंगे अब धांधली हो गई है। सबको मिल बैठ के सोचना चाहिए। हमें तो ये नजर आ रहा है कि हर पार्टी अपना अपना वजीर आजम अनाउंस कर चुकी है और उसको कह चुकी है कि बस यही बनेगा। अभी हमने सुना कि उमर अयूब साहब ही वजीर आजम बनेंगे। तो सर इस तरह से करना ये तो नहीं लग रहा कि कोई मिल बैठने के लिए। देखें, हर पार्टी ने अनाउंस नहीं किया। 2 इस मुल्क में थे। पहले तो एक वो आपको मैं बताता हूँ कि भुट्टो का नवासा था और अयूब खान का पोता था। सही, ठीक है। वो भुट्टो का नवासा तो पीछे हट गया है, उसने कहा जी मैं तो वजीर आजम नहीं हूँ। अब मियां शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम के कैंडिडेट हैं, इधर से उमर अयूब साहब कैंडिडेट हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मामला जो चल रहे हैं आगे, ये मामला अगर कहीं और चले गए तो फिर ये सारी जमहूरियत आइन और बुनियादी इंसानी हकूक ये सारे भूल जाएंगे। अल्लाह ना करे और ऐसा ना हो। उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ सेटल डाउन हो जाए। नाज़रीन, अपने तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया और आपसे इजाज़त लेंगे अल्लाह के बाद।